दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे वॉरेन बफेट की एनुअल मीटिंग की कुछ अपडेट्स मैंने आपको बताई है। साथ में क्या वार्निंग दी है वॉरेन बफेट ने, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ में दोस्तों, कल का मार्केट और अगले हफ्ते का मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है ट्रिगर्स बेसिस पे, और कौन सी आज कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में कल काफी बड़े एक्शंस हो गए, वो भी हमने यहाँ पे कवर की है। साथ में कल के 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, जिसमें Q4 के रिजल्ट है विद एक्सपेक्टेशन, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने किन 2 स्टॉक्स में काफी बड़ी बाइंग की है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिस्क अभी कैसा है, किस तरह की ग्रोथ मिल सकती है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अभी के समय में दोस्तों कुछ कमेंट्स मैं आपके देख पा रहा हूँ, जिसमें इन्वेस्टर्स लिख रहे हैं कि एफसीआईसीआई की जो स्ट्रैटेजी है, जो थीम है, क्या अभी भी मार्केट में एक्टिव है या फिर नहीं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे सेबी की वजह से, और एफसीआईसीआई के ऊपर हमने पढ़ाई कर ली है स्टॉक्स बेसिस पे, तो वो तो हमने सीख लिया। तो क्या फंड में भी एक्टिव हो सकती है, क्या काफ़ी कम रिस्क के साथ में हम यहाँ पे भी इसको एक्टिव करके रिटर्न्स कमा सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर नहीं, सब कुछ हम देखते हैं। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। सेक्टर टू सेक्टर म्यूचुअल फंड्स हम देखते हैं कि सेक्टोरियल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना और एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है, क्या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टिंग कर दे बस, या फिर हमको सेक्टर्स टू सेक्टर्स जाना चाहिए अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए, उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप आपको बताइए कि एक फंड होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंड मैनेजर सेक्टर टू सेक्टर एलोकेशन कर सकता है कि उसको लग रहा है फंड मैनेजर को कि फाइनेंस में अच्छा पैसा बनेगा तो फाइनेंस में ज़्यादा पैसे लगा दिए, आईटी में लगेगा तो आईटी में लगा दिए, लग रहा है कि मिड कैप में ज़्यादा लगाने चाहिए लार्ज कैप के कंपैरिजन में तो मिड कैप में लगा दिए, स्मॉल कैप में 20% का वेटेज दिया था 2 साल पहले, आज 30 करना चाहिए तो 30 कर दिया। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है जो कंपेयर हम कर पाए। तो कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके शांति से बैठे, या सेक्टर टू सेक्टर 4-5 जो सेक्टर्स होते हैं उसमें पैसे लगा के इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर किस तरह से चीज़ें देखी जा सकती है। तो देखिए, एफसीआईसी का मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, एफ यानी फाइनेंस, आई मतलब आईटी, सी मतलब कंजप्शन, और आई मतलब इंडस्ट्रियल, और सी मतलब केमिकल। तो ये सेक्टर्स होते हैं जो टोटल मार्केट को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। जो न्यू थीम होते हैं वो इंडस्ट्रियल में आ जाते हैं, जैसे डिफेंस को भी अगर आप देखोगे तो वो इंडस्ट्रियल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस को। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक फंड का। अब इसमें देखिए क्या होता है, फाइनेंस का जो चार्ट है, जो म्यूचुअल फंड का चार्ट है, वो इस तरह से है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर डिफरेंट तरीके से चलता है। आज की डेट में आप देखोगे तो बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर है, आईटी कंपनी के स्टॉक्स अभी नीचे हैं, कंजप्शन कंपनी के स्टॉक भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस में पैसा बन रहा है। तो अगर किसी ने फाइनेंस में पैसे लगाए हो, या किसी के पास में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक होगा, तो उनके स्टॉक्स अभी ऊपर है। कोटक बैंक ऑल टाइम हाई पे है, तो उसमें पैसे बन रहे हैं। ठीक है, आईटी में किसी ने टीसीएस, इन्फोसिस या इस तरह की कंपनीज को लिया होगा तो उसके पैसे नहीं बन रहे। उसी तरह से दोस्तों फंड में होता है। तो ये जो फंड है ऑल टाइम हाई पे है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो फायदा दोस्तों ये होता है कि इन फंड्स में इन्वेस्टिंग की जाती है जब भी ये नीचे होते हैं, जब भी सेक्टर खराब होता है, तो जाके फ्लैक्सी कैप से भी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं अगर इसमें इन्वेस्टर एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर इन्वेस्टर एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहता है, वो मार्केट को देखता है, मार्केट को समझता है, मार्केट को सीखता है, तो सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सेक्टर टू सेक्टर में अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि सेक्टर टू सेक्टर आपको एनालाइज करना होगा, सेक्टर टू सेक्टर आपको देखना होगा कि सेक्टर में क्या सिचुएशन है, कि सेक्टर में क्या सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक्स को देख चुका है सेक्टर में, तो म्यूचुअल फंड के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक्स को देखना काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, कठिन है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। और कोई पैसिव इन्वेस्टर है कि एक बार पैसे लगा दे छोड़ दे, तो फ्लेक्सी कैप होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेक्टोरियल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स बन सकता है। अब जैसे आईटी की बात करते हैं, ये आईटी में एक फंड है, इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आईटी भी नीचे है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे और उसके पैसे को आईटी में इन्वेस्ट करें, या फिर उसको बुक नहीं करें और जो भी मंथली एसआईपी के पैसे आ रहे हैं वो आईटी में लगाए, क्योंकि बैंक एंड फाइनेंस तो ऊपर है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड खरीदते हो तो आपको ले देके बैंक और फाइनेंस में टॉप पे ही बाइंग करनी पड़ेगी। अगर वो फ्लेक्सी कैप फंड अभी नीचे है टॉप से और आप बाइंग कर रहे हो, तो ले देके आप बैंक्स को टॉप पे खरीद रहे हो, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड की जो होल्डिंग है, टॉप होल्डिंग्स बैंक होते हैं
और फाइनेंस होते हैं। तो ये दिक्कत है, फिर रिटर्न्स कम बनते हैं। और सेक्टर्स में अगर आप देखते हो, जो सेक्टर अभी नीचे है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मान के चल सकते हैं। अगले सेक्टर को देखते हैं, कंजप्शन पे आते हैं। अब कंजप्शन में वैसे तो सब कुछ आ चुका है, यहाँ पे रिटेल कंपनीज है, यहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज है और यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है। एक ऑटो फंड में अलग से आपको बता दूंगा सिखाने के हिसाब से। अब देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, लेकिन अभी ये नीचे है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे भी ध्यान दे रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो ऊपर जा चुका है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करेगा, हो सकता है होल्ड करेगा। लेकिन बाइंग के लिए अगर कोई सेक्टर में जाना चाहेगा तो उन सेक्टर को प्रेफर करेगा जो ऊपर से अभी नीचे है। और क्यों उनमें पैसे ज़्यादा बनते हैं आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल में आप और भी फंड्स देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम डिफेंस को देख लेते हैं। डिफेंस अभी नीचे से ग्रो हो चुका है, तो डिफेंस को देखा जा सकता है सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल के। उसके बाद में दोस्तों बचा केमिकल। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले केमिकल इंडेक्स बन चुका है, बट उसका अभी तक कोई भी फंड लॉन्च नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि अभी लॉन्च भी नहीं होगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो केमिकल के लिए कमोडिटीज फंड को देखा जाता है। ये कमोडिटी फंड है, CAGR सब आप देख सकते हैं इन सभी फंड्स के। किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी के 16 है, किसी के 21 है, किसी के 15 है। ठीक है, तो इस सेक्टर्स में फायदा होता है। अब फ्लेक्सी कैप का भी CAGR हम देखेंगे आगे चल के। तो इस फंड में जो कि कमोडिटीज है, इसके अंदर केमिकल आपको मिलते हैं, बाकी कमोडिटी भी मिलती है, स्टील वगैरह सब मिलती है। UPL केमिकल हो गया, नवीन फ्लोरिन केमिकल हो गया, स्टील कमोडिटी में आ गई। अतुल केमिकल है, आर्थ इंडस्ट्रीज, ये भी केमिकल कंपनीज है। APL अपोलो ट्यूब्स स्टील में आ गई, SRF केमिकल कंपनीज, डालमिया भारत, ये सीमेंट कंपनीज भी इसमें है। ठीक है, तो केमिकल कंपनीज का फंड अगर आपको देखना है तो आप एनालाइज कर सकते हैं इस फंड को, जो कि कमोडिटी फंड है। ऐसा कुछ नहीं कि बाइंग करना है ऐसी प्रूव, क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक ही फंड का, क्योंकि इस तरह की कैटेगरीज में काफ़ी सारे फंड्स होते हैं। इन्वेस्टर्स अपनी रिसर्च करते हैं किसके कितने स्टार है, किसके कितने रिटर्न्स है। ये थीमेटिक फंड्स होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप का चार्ट कुछ इस तरह से है और 17% के CAGR है। कुछ फंड्स में अपन ने देखे इस मार्केट की कंडीशन में 2013 से अभी तक का हम ग्राफ देखें तो मोर देन 20% के भी CAGR आ रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप को कुछ सेक्टर्स बीट कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स फ्लेक्सी कैप के साथ में है, कुछ सेक्टर्स फ्लेक्सी कैप से नीचे है। तो इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप से अच्छे रिटर्न्स तब कमाएगा जब उन सेक्टर्स को जो नीचे है उनको खरीदेगा और ऊपर वाले सेक्टर्स में कुछ नहीं करेगा या बुकिंग करेगा। तो ये सब चीज़ें कोई कर सकता है, मार्केट को कोई देखता है तो इतनी कोई बड़ी कार्यवाही नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं है। लेकिन कोई मार्केट को देखता ही नहीं है, जस्ट खरीदना है और होल्ड करना है, या फिर जब भी मार्केट गिरे तो थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ICICI टेक का देखते हैं, मतलब IT फंड का देखते हैं कि IT फंड में क्या हुआ था। IT फंड में दोस्तों अगर आप देखोगे ना, देखो ये सीखने की चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, तब जाके आपको वीडियो समझ में आएगा। 2017 से 2022 कितने साल है, काउंट आप कर सकते हैं, 4-5 साल हो गए। ठीक है, तो इसमें पैसा कितना बन गया, इसमें पैसा बन गया 4.5 गुना, 4.5x, यानी 350% का मतलब है 4.5 गुना पैसा बन जाना। तो 4.5 गुना दोस्तों पैसा बन गया इतने कम टाइम में। ठीक है, 17 से लेकर 22 तक। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे 15 से लेकर 17 में क्या हुआ। अब 2 साल में 6% पैसा टूट गया, 2 साल में पैसा नहीं बना 15 से लेकर 17 में। अब इसी टाइम में अगर किसी ने IT में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको ये फायदा मिला होगा। अब जैसे मैं आपको बैंक का दिखा देता हूं, तो अभी हमने देखा 17 से लेकर 22 तक का चार्ट, जिसमें IT ने 350% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसी टाइम फ्रेम में बैंक्स ने 86% के रिटर्न्स दिए। तो जब IT कमाल कर रहा था तो बैंक नहीं कर रहा था। ठीक है, बैंक कम कर रहा था। अब जहां पे IT ने रिटर्न्स नहीं दिए 6% के, वहां पे बैंक ने दे दिए 54% के। तो किसी को ये समझ में आ गया कि ये सेक्टर अभी नीचे है, यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है आगे के लिए, तो जाके सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड बहुत अच्छी कमाई करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और फंड्स को देखते हैं या और सेक्टर्स को देखते हैं। अब IT देखो यहाँ पे 22-23 में अंडर परफॉर्म करा था, 17% के साथ में टूटा हुआ था। ठीक है, इसी जगह अगर मैं आपको कंजप्शन दिखाऊं तो कंजप्शन 41% ऊपर था। तो करना क्या है, जो सेक्टर नीचे है उसमें बाइंग करनी है, जो सेक्टर ऊपर है उसको छोड़ देना है। लेकिन इतना भी नहीं करना है कि जो सेक्टर नीचे उसके अंदर सारा ही पैसा लगा दिया, बाय एंड डिप करते रहे। एक थोड़ा सा आपको परसेंटेज डिसाइड करना होगा कि मुझको फाइनेंस में इतना लेना है, IT में इतना लेना है, कंजप्शन में इतना लेना है, इतना लेना है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत चलेगा।
5, 7, 10% ऊपर नीचे चल दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करूंगा। अब कितना क्या परसेंटेज होता है ईटीएफ म्यूचुअल फंड के अंदर, कौन सा बेस्ट होता है, सब आगे चल के हम बात करेंगे, आगे जो वीडियोस आएंगे कुछ दिनों बाद उसके अंदर। बाकी अभी एक बार आप ये सेक्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब एक फंड और है ऑटोमोबाइल का, चाहे तो हम इंडस्ट्री में काउंट कर सकते हैं, चाहे लोग अलग से लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, 12 से लेकर 17 में 4 गुना पैसा बना था, 308% के रिटर्न्स बने थे। और उसके बाद में काफ़ी बड़ी पिटाई हुई थी, फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे पैसे बने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है, ये सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं। अगर सेक्टर्स को देखना है तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा इन्वेस्टर को, कि कहाँ पे क्या काम करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको बार बार कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिरा तो वो सेक्टर जो अच्छा है, आईटी का आपको पता ही कि आगे चल के ठीक है ग्रोथ बनेगी, कंजप्शन उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, बैंक्स इकोनॉमी की बैकबोन है। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, जब भी गिरते हैं इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे लगाते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में काम आए। तो ये डिफरेंस होता है फ्लेक्सी कैप और जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एक्टिव इन्वेस्टिंग इसको मैं कहूंगा, डायरेक्ट तो स्टॉक्स में होती है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने कुछ सीखा होगा। बाकी पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।